अगस्त 1071। मांजिकट के पास ऊंचे अनातोलियन पठार पर दो दुनियाएं टकराती हैं, एक ऐसी भिड़ंत में जो अगले 1000 सालों को परिभाषित करेगी। सम्राट रोमानुस चतुर्थ डायोजेनेस उस साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं जिसे आधुनिक इतिहास में बीजांटिन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और जो रोमन राज्य का सर्वोच्च रूप है, सुल्तान अल्प अरसलान के उभरते सेल्जुक तुर्कों के खिलाफ। ऐतिहासिक रूप से ये क्षण अंत की शुरुआत था। घुड़सवार तीरंदाजों द्वारा दिखावटी पीछे हटने में फंसकर रोमानोस सांझ के समय वापसी का आदेश देते हैं। ये एक घातक चाल है। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एंड्रोनिकोस डूकास अंतिम विश्वासघात करते हैं। पीछे की रक्षा करने के बजाय डूकास अफरा तफरी फैला देते हैं। वो चुनिंदा रिजर्व सेनाओं के साथ मैदान छोड़ देते हैं और सम्राट को घेरने और पकड़े जाने के लिए छोड़ देते हैं। अनातोलिया खो गया है, साम्राज्य की रीढ़ टूट चुकी है, लेकिन इतिहास नाजुक धागों से बुना हुआ एक कपड़ा है। क्या होता अगर वो धागा कभी टूटा ही? इस वैकल्पिक वास्तविकता में वो विश्वासघात जो सदियों तक गूंजता रहा कभी होता ही नहीं। जब रोमानोस शाम को वापसी का आदेश देते हैं, एंड्रोनिकोस डूकास अपने सम्राट को द्वेष की दृष्टि से नहीं बल्कि रोम के प्रति अपने कर्तव्य की एक अचानक सिहरन भरी समझ के साथ देखते हैं। एगमाटा शाही सेना की चुनिंदा पेशेवर रेजिमेंट्स भागती नहीं है, वे अपनी ढालें आपस में जोड़ लेते हैं। जब सेल्जुक अपनी घातक घेराबंदी को अंजाम देने के लिए मुड़ते हैं तो उन्हें कोई बिखरती घबराई हुई सेना नहीं मिलती, उन्हें रोमन लोहे की एक अटूट दीवार मिलती है। सेल्जुकों की पंक्तियां ज्यादा फैल जाने को पहचानते हुए रोमानोस एक शानदार पिंसर मूवमेंट का आदेश देते हैं। शाही घुड़सवार सेना तुर्की के किनारों पर हथौड़े की तरह टूट पड़ती है। शिकारी अब शिकार बन जाते, अल्प अरसलान के चुनिंदा अंगरक्षक चकनाचूर हो जाते हैं और रात होते होते खुद सुल्तान को जंजीरों में बांधकर सम्राट के सामने पेश किया जाता है। एशिया माइनर में सेल्जुक प्रवास पूरी तरह से रोक दिया जाता है। मंजीकर्ट की तात्कालिक परिणति भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल देती है। इस समय रेखा में रोमानोस कॉन्स्टेंटिनोपल एक अंधे कैदी के रूप में नहीं बल्कि एक विजयी ऑटोक्रेटर, निर्विवाद पूर्ण शासक के रूप में लौटते हैं। अनातोलिया साम्राज्य का सुरक्षित धड़कता हुआ हृदय बना रहता है। यह राज्य का मुख्य कर राजस्व, अनाज और विशिष्ट सैनिकों का स्रोत है। रोमानोस अपनी अपार प्रतिष्ठा का उपयोग थीमाटा को पुनर्जीवित करने के लिए करते हैं, जो सैन्य प्रशासनिक प्रांत हैं और बाइजेंटाइन रक्षा की रीढ़ हैं। मुक्त किसान सैनिकों को फिर से जमीनों पर बसाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक विशाल आत्मनिर्भर स्थायी सेना पूर्वी सीमा की हमेशा रक्षा करती रहे। सन 1095 में हमारे इतिहास में एक भूकंपीय बदलाव आया, लेकिन इस बदली हुई समय रेखा में कॉन्स्टेंटिनोपल को रोम से मदद की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। साम्राज्य अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है, कोई युद्ध का कारण नहीं है, न ही पूरब को बचाने के लिए कोई पवित्र युद्ध का बहाना है। क्रूसेड्स कभी होते के पश्चिमी राजा आपस में सामंती झगड़ों में उलझे रहते हैं, जबकि बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने प्रांतों को वापस पाने के लिए अपनी ही योजनाबद्ध पेशेवर मुहिम की तैयारी करता है। इस समय रेखा में शहर का भाग्य पूरी तरह से अलग है। अनुशासित पेशेवर रोमन सेना फातिमी यरूशलेम का घेराव करती है और जल्दी आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करती है। शहर को एक ऑर्थोडॉक्स पितृ संस्था के रूप में साम्राज्य में फिर से शामिल कर लिया जाता है। परंपरागत रोमन कानून के तहत यहूदी और मुस्लिम आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी स्थिति को निर्विवाद आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में मजबूत करता है। पूर्व के महान पुस्तकालय सुरक्षित रहते हैं। शास्त्रीय ग्रीक दर्शन, गणित और विज्ञान का संरक्षण बिना किसी बाधा के जारी रहता है। सिल्क रूट की संपत्ति साम्राज्य के खजाने में बहती है। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का विनाशकारी पतन कभी नहीं होता। ग्रीक विद्वानों का इटली की ओर कोई सामूहिक पलायन नहीं होता जिससे पश्चिमी पुनर्जागरण की शुरुआत हो सके। इसके बजाय पुनर्जागरण ग्रीक पूर्व का एक आंतरिक सतत विकास बन जाता है। एक प्रमुख नौसैनिक रूप से श्रेष्ठ रोमन साम्राज्य समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। अगर उस भाग्यशाली अगस्त दोपहर 1071 में आरक्षित सेनाएं मोर्चा संभाले रहती तो आधुनिक दुनिया का नक्शा पहचाना नहीं जा सकता था। इतिहास हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य और अरबों लोगों की किस्मत हमेशा किसी महान अनिवार्यता पर नहीं बल्कि कुछ हजार लोगों की हिम्मत पर निर्भर करती है।